हम लोग इस क्लास में देखेंगे। आपको ये टॉपिक केमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़े हमने, लेकिन हमको एकदम विश्वास है कि फिजिक्स वाला बात केमिस्ट्री में आपको नहीं बताया गया होगा। बोर्स एटॉमिक थ्योरी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री में जितना आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में उसका सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। केमिस्ट्री मतलब कि केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का बड़ा रोल है। इलेक्ट्रॉन एक ऊपर से दूसरे पर चला गया तो वो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड हो गया, एगो ये मिल गया एगो ये मिल गया, साझेदारी कर दिया तो कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। इलेक्ट्रोवायलेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। खैर इस सब तो बात है कि हम फिर एक बार बता दें कि डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एटम इनडिविजिबल होता है। एटम वाज बेसिक पार्टिकल। एटम का डिफिनीशन बता सकते हैं आप? व्हाट इज एटम? देखिए यही कहा जाता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट यू नो एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। नाउ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हाउ कैन यू से दैट एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल? माने अब जब एटम को हम तोड़ दिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। एटम तो अब नहीं रह गया। लेकिन एटम का डिफिनीशन एक और दूसरा एडजेक्टिव दे देते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हो गया, व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अब जब हो गया कि ना एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, तो अब बारी आई एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं। तो आप पिछले क्लास में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़े तो उसमें आपको पता चल गया कि एटम के ठीक बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। एक बात आपको ये बता दें कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। उसी में रदरफोर्ड महोदय बता दिए कि एटम यदि ये है तो बीच में न्यूक्लियस है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन जहाँ रहे हैं। इनसे ये पूछा गया कि आखिर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिवली चार्ज है, तो यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी खींच क्यों नहीं लेता है? इस बात का जवाब रदरफोर्ड के जीवन काल में नहीं मिल पाया। अब लोग कहते हैं कि नील्स बोर जब अपना एक्सपेरिमेंट करने लगे तो रदरफोर्ड के पास वो गए। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी चीज का आविष्कार कर लेना बहुत आसान नहीं होता है। कैसे? अब हम लोग तो यही एटम दिखाई नहीं पड़ेगा, अब ऊपर हमारा पार्टिकल का बमबार्डिंग करा रहा है, तो वो कहाँ से दिखाई? अंधारा में तीर मारना है। ये सब हम लोगों के लिए, बट उन लोग ये होंगे। तो नील्स बोर बहुत है, रदरफोर्ड से जाकर के उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि नील्स बोर रदरफोर्ड के शिष्य थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो दूसरे देश के थे, ये दूसरे देश के थे, और वहाँ जाकर के अब वो देख के पूछे और रदरफोर्ड से सलाह लेकर के ही वो अपना एक्सपेरिमेंट बताए। अब आप जरा थोड़ा सा सोचिए तो आखिर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चला जा रहा होगा? इस बात का उत्तर देने के लिए नील्स बोर हमारे सोलर सिस्टम की ओर ध्यान दिए, सूर्य भगवान को प्रणाम और नाम किए, धरती माई को प्रणाम और नाम किए, और उनके दिमाग में आया कि सूरज भी तो पृथ्वी पर फोर्स लगाता है, तो पृथ्वी क्यों नहीं सूरज में सट जाती है? इसका आविष्कार तब तक हो गया था कि पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है, और इस घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स सूर्य लगाता है, अभिकेंद्र बल। इस अभिकेंद्र बल के बराबर और विपरीत अपकेंद्र बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण
पृथ्वी सूरज में नहीं सरक पाती है, नहीं जाती है। ठीक है, तब यही बात इनके दिमाग में आ गया कि ठीक है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते होंगे। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पर फोर्स लगाता होगा और वह फोर्स, अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इस पर ये फोर्स लगाया, अब फोर्स लगाया तो किसी कारण से, अब जो कारण जो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर यदि घूमने लगे तब तो इस पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, अब बाहर की ओर लगेगा तो ये इसमें नहीं जाएगा। इसी बात से उनको शक हुआ और वो थ्योरी वो दे दिए। संयोग से बाद में प्रैक्टिकल किया गया तो उनका ये थ्योरी सही हो गया। तो रदरफोर्ड के एक बात को तो ये भी माने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठीक बीच में होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात तो इससे इनको आ गया। अब उनका साइंटिफिक दिमाग ये बात पता लगाया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो एटम में, कोनो एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, कोनो में 5 गो है, कोनो में 100 गो है, तो आखिर सब इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ता पर घूमेंगे तब तो लड़ने लगेंगे, टकरा जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में ये चक्कर लगाते हैं। और केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। उसके लिए उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह से और बढ़ता जाता है। और ये बात एकदम तय है कि इलेक्ट्रॉन एकदम अनुशासित बच्चे की तरह सिर्फ अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इसमें 2 को है तो वही 2 को चक्कर लगाएगा, इसमें 8 को है तो 8 को चक्कर लगाएगा। ये बात केमिस्ट्री की है कि इसको ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट में फिर सब ऑर्बिट होता है, SPDF, इसमें खाली ऐसे सब ऑर्बिट होता है। तो खैर वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो 2 बात तो ये केमिस्ट्री की है, ठीक है, कि ना न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, एक एक नहीं, डिफरेंट ऑर्बिट में, डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाने के लिए तो इनका फर्स्ट पोस्टुलेट्स था, मैंने पहली मान्यता वो ये थी कि सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। दूसरा पोस्टुलेट्स था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से फिजिक्स शुरू होता है कि फिजिक्स जब ये इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो इनको चलने के लिए एनर्जी कहाँ से आया, फोर्स कहाँ से आया, ये इस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ से कितने स्पीड में। अब यदि कोई चीज चल दिया तो यहाँ तो फिजिक्स घुसिए जाएगा ना। चल रहा है तो फोर्स कहाँ से मिलेगा, चल रहा है तो कितना वेलोसिटी से चलेगा, चल रहा है तो कौन चक्कर मारेगा, ठीक है। तब यहाँ से फिजिक्स शुरू होता है। थर्ड पोस्टुलेट्स उनका आप पढ़िए यदि, तब पहले तो इसको मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से लगेगा। तो तीसरा पोस्टुलेट्स वो बताए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है वही इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आई इंटू प्रोटॉन का चार्ज प्लस आई इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस बाई आर स्क्वायर। यदि इस ऑर्बिट का रेडियस आर हो तो आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर होता है, इसके लिए ये आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ यह बताता है कि ये अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। तो तीसरा बात वो महोदय ये भी बताए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट पर घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए चौथी बात उन्होंने बताया, आखिर घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी वगैरह बताना पड़ेगा। चौथी बात बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन, एक और बात आपको बता दें हम कि इस ऑर्बिट को हम एक दिन अभी थोड़ी देर पहले कह दिए कि इलेक्ट्रॉन अनुशासित बच्चे की तरह घूमता है। तो दरअसल इस ऑर्बिट की अपनी कुछ एनर्जी है और उसी एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिस इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी होगी। मतलब कि जैसे इसको मान लीजिए कि कुछ एनर्जी है तो इसमें वही इलेक्ट्रॉन जाएगा जो इस एनर्जी लेवल में घूमने लायक होगा। तो इसीलिए इस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। सबका अलग अलग एनर्जी है, हम लोग एनर्जी भी पढ़ेंगे देखने। तो ये आखिर इस पर वेलोसिटी कुछ दूसरा होगा, इस पर वेलोसिटी कुछ दूसरा होगा। तो ये आपका देखिए फिजिक्स का बात हो गया। चौथी बात उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंगुलर मोमेंटम, ये लिनियर मोमेंटम नहीं है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से सूचित करते हैं। एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का हिंदी में पूर्ण गुणज कहते हैं। पूर्ण गुणज मतलब कि कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल इंटू h/2 पाई। यहाँ भले पूर्ण गुणज ये हो, लेकिन आपको ये बता दें कि यह एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कि ऑर्बिट की संख्या। पहले ऑर्बिट के लिए 1 लिख देंगे, सेकंड के लिए 2 लिख देंगे, थर्ड के लिए 3। तो यहाँ एक वेलोसिटी बताएगा। यहाँ पांचवा बात उन्होंने बताया, देखिए ये एनर्जी लेवल है तो इसकी एनर्जी कुछ है, तो इसकी एनर्जी अलग है तो इसमें वही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसकी एनर्जी अलग है तो इसमें इसके लायक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके लायक इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे स्कूल में क्लास रहता है तो क्लास 2 एगो बना दिया जाता है और उसमें कौन क्लास के विद्यार्थी बैठते हैं? 2 वाला। 3 वाला 4 वाला जब उसमें जाना भी चाहे तो दुआरी पर से झांक कर चल जाएगा। गलती से असेंबली के बाद यदि होने जाए तो झांकेगा, जो 2 वाला है भाग चल जाएगा अपना में। तो इसीलिए ये लोग अपन घूमते रहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इसमें से इसमें, अच्छा इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है कि नहीं, ये देखना है। तो अभी जो हम कहे कि क्लास में 2 वाला विद्यार्थी जाएगा 2 में और 3 वाला 2 में जाएगा तो झांक के होना चल जाएगा। लेकिन 100 लोगों को तो बढ़ा घटा सकता है लोग। मान लीजिए कि 2 क्लास का कोनो विद्यार्थी खूब तेज हो तो अगला साल पास करके 3 में नहीं जाके वो 4 में प्रमोशन कर दिया गया। तो वैसा ही ये एनर्जी लेवल है। तो आप इसके लेवल के में एनर्जी को तो नहीं चेंज करके इसमें इलेक्ट्रॉन को ले आ सकते हैं, इसमें चेंज करके इसमें ले आ सकते हैं। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव लगातार एनर्जी लेवल में एनर्जी का अंतर है। एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में ले जाना हो तो एनर्जी कुछ आपको देना या लेना पड़ सकता है और वह एनर्जी h न्यू के बराबर होता है, माने फोटॉन की एनर्जी के बराबर। फोटॉन की एनर्जी h होती है। h हम 2 बार लिख दिए, h माने प्लांक्स कांस्टेंट। तो यहाँ दूसरी बात है, पांचवी बात ये है कि एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में ले जाया जा सकता है और उसमें हमको h न्यू एनर्जी को देना या लेना पड़ता है। मतलब कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू h न्यू। एक लेवल से दूसरे लेवल में ले जाने के लिए या तो h न्यू एनर्जी देना हायर लेवल से
लोअर लेवल में ले जाते हैं तो HU हमको देना पड़ेगा, और लोअर लेवल से हायर लेवल में जाते हैं तो HU देना पड़ेगा। खैर ये पांचों मिल के तब बोर मॉडल को पूरा करते हैं, बोर मॉडल पूरा होता है। अब इस सब के बाद भी आपको एक डरवाने वाली बात कह दें कि आप जिसको बोर मॉडल कहते कहते नहीं थकते हैं, इससे आज भी केवल हाइड्रोजन एटम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो पाता है। हाइड्रोजन एटम का जिसमें एक गो प्रोटॉन है, एक गो इलेक्ट्रॉन है, एक गो ऑर्बिट होता है, अब बाकी सब का अभी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है कि कोनो दोसर महोदय आ जाए, आप कुछ अपना वो दे दे, तब फिर उनका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।